हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 5th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 5 वीडियोस बना दी हैं, तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना फंगस किंगडम। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स के बारे में बताया कि कैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम आया, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, और उनको कौन से साइंटिस्ट ने दिया और उसमें कैसे कैसे नए नए किंगडम्स इन्वॉल्व किए गए। उसके बाद में मैंने मोनेरा जो किंगडम है, हमारा फर्स्ट किंगडम, उसको डिटेल में पढ़ाया है। मोनेरा में जो 2 क्लासेस आई थी, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, वो पढ़ाया है। उसके बाद में प्रोटिस्टा में टाइप्स, मतलब प्रोटिस्टा की जो अलग अलग क्लासेस थी, डायटम्स, डाइनोफ्लैचेलेट, यूग्लिनोइड, ये सब। उसके बाद में मैंने अगली वीडियो में प्रोटिस्टा के जो बचे हुए पार्ट्स थे उनको पढ़ाया था, प्रोटोजोन और स्लाइम मोल्ड्स। और आज की वीडियो में हम फंगस किंगडम कवर करने वाले हैं। ये नहीं कह सकते कि हम ये किंगडम इम्पॉर्टेंट है या दूसरा, सभी किंगडम्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि किंगडम्स में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि एनसीईआरटी में से ही आएगा, बट उस एनसीईआरटी के डेटा को आप सीधा याद नहीं कर सकते, आपको पहले चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद याद कर सकते हैं। सो आई विल गिव माई बेस्ट एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले फंगस नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं तो इसे हमने कहाँ देखा है? इसे हमने अपने घरों में भी देखा है, जैसे कि सबसे कॉमन जगह देखा है, जैसे ब्रेड होती है। अगर हम ब्रेड को ऐसे खुला छोड़ दें तो क्या होता है कि उस पर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे हम कहते हैं कि फंगस आ गई या फंगाई आ गई। ऐसे अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में भी कुछ बहुत से नेम्स हैं उसके। तो अब सबको याद आएगा कि फंगस ये होती है, तो हमें उसी फंगस के बारे में पढ़ना है। अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो पहले हमें उसको ना थोड़ा सा अपने माइंड में जर्नली देख लेना चाहिए कि क्या होता है रियल लाइफ में, क्या होता है। साइंस की लैंग्वेज में तो फिर हम पढ़ेंगे ही, पर पहले हमें अपने आसपास देख लेना चाहिए क्या होता है, कैसे होता है। अब अभी आप पढ़ोगे फंगस के बारे में, उसके बाद में जब भी आप फंगस देखोगे या सुनोगे तो आपको ये सब चीज़ें याद आएंगी। सारी नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो याद आ ही जाएंगी। तो इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट तो है। अब पढ़ते हैं। तो फंगस जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। अब ये वीडियो ये बात वो बता पाएंगे जिन्होंने पहले वाली वीडियोस देखी हैं। उसमें मैंने बताया था, मैंने क्लियरली समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ 2 किंगडम्स में मिलेंगे। सबसे पहला किंगडम था हमारा मोनेरा और दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा। जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं वो मिलेंगे मोनेरा में, जबकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो मिलते हैं प्रोटिस्टा में। तो अब जो प्रोकैरियोट्स वाला ग्रुप था वो प्रोकैरियोट से सिर्फ और सिर्फ हमें मोनेरा में मिलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि अब अभी मैंने बताया यूनिसेलुलर सिर्फ 2 किंगडम्स में मिलते हैं, एक था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा। तो अब फंगस क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। तो यस, हाँ, फंगस जो होगा वो हमारा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। अब ये यूकैरियोटिक होगा क्योंकि मैंने बताया प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिर्फ वो मोनेरा में आते हैं, और मोनेरा में भी स्पेसिफिकली कौन होते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। जब हमने अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, हेलोफाइल, थर्मोसिडोफाइल्स एक्सेट्रा, तो जो फंगस है वो होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। भाई ये खाना कैसे खाते हैं? ये हमारी तरह होते हैं, ये प्लांट्स की तरह होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। और कीमोसिंथेसिस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया करते हैं, और बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आते हैं? वो आते हैं मोनेरा में। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए बोलती हूँ कि मैं जितनी बार रिपीट करूँगी आपको उतनी बार उतने अच्छे से याद होंगी चीज़ें। तो बायो ऐसे ही लर्न होगी, बार बार जितनी बार भी हम एक चीज़ को पढ़ेंगे वैसे ही लर्न होगी। तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखें
तो ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक, यानी कि हमारे ह्यूमंस की तरह होते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि हम जो ह्यूमंस हैं वो खाना बनाते नहीं हैं, हम सिर्फ कुक करते हैं। खाना तो हमारे लिए प्लांट्स बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे साग है भाई, आज हमने साग बनाया और रोटी बनाई, साग एंड मक्के की रोटी, वेरी फेमस इन पंजाब। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने उसे, हम कहेंगे कि हमने खाना बनाया है, लेकिन वो हम बनाते नहीं हैं, वो हम पकाते हैं। ठीक है, बनाते नहीं है, पकाते हैं, ये चीज़ समझनी इम्पॉर्टेंट है। और तो वो साग बनाया किसने, वो तो प्लांट ने बनाया है ना, हम प्लांट से ही तो लेके आए हैं वो तोड़ के। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक। और अब सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो इनके पास में सेल वॉल होती है, वो होती है काइटिन की। काइटिन एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर में। सेल चैप्टर की काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने ये बात बोली है कई बार कि सेल चैप्टर ना फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए था, बिकॉज उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ की बहुत सी चीज़ें हैं जो हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, तो क्यों ना पहले हम वही चैप्टर पढ़ लें। लेकिन अब कोई नहीं, जैसे दिया हुआ है वैसे ही पढ़ना है। तो सेल वॉल की बात करें तो वो काइटिन की बनी होती है, फंगस की जो सेल वॉल है वो होती है काइटिन की। अब काइटिन क्या होता है, इसको हम आने वाले चैप्टर्स पे पढ़ेंगे, कमिंग चैप्टर्स में। अभी बस इतना याद रखना कि जो फंगस की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, अब इनके पास में ना एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे फिलामेंट टाइप, फिलामेंट मतलब धागे धागे नुमा स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर। तो जो हिंदी में बताया है, तो लाइक धागे के बारे में तो सबको ही पता होगा, पतला सा थ्रेड, तो वैसा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं थ्रेड को, साइंस की लैंग्वेज में, बायो में। तो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हाइफे। ठीक है, हाइफे वो वाला हाइफे नहीं, हाइफे अलग चीज़ है, स्ट्रक्चर का नाम है हाइफे। ठीक है, तो अब जो ये स्ट्रक्चर है, अगर हम देखिए हमारे पास में है बहुत सारे धागे। ठीक है, आप समझ सकते हैं जैसे कि टेलर होते हैं, टेलर के पास में वो रील्स होती हैं, रील मतलब जो धागे थ्रेड वाला होता है। ठीक है, तो अब हम, हमारे पास में वो बहुत सारे धागे हैं, ठीक है, अलग अलग कटे कटे। अगर हम एक धागे को लेंगे, एक धागा हमने पकड़ा, इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, जैसे कि हमारे पास में एक धागा है, हमने इस धागे को पकड़ा है, तो ये कहलाएगा हाइफे। ठीक है, अब हम ऐसे ही कई सारे धागे को ले लेते हैं और एक धागे को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, बहुत सारे धागे लेके। ठीक है, तो अब वो क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क टाइप बन जाएगा, एक गुच्छा सा बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, माइसीलियम। ठीक है, तो सिंपल बात है, इसमें लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं और टीचर्स भी क्यों कंफ्यूज कर देते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इस टॉपिक को। कुछ नहीं होता, धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हाइफी, और बहुत सारे धागे से मिलकर बनता है हमारा माइसीलियम। ठीक है, अब जो ये धागे वाला स्ट्रक्चर है, देखिए जैसे कि ये जो धागा है, अब हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें पता चलता है कि दो तरह का है ये, एक तो एसेप्टेट और एक होता है सेप्टेट। एसेप्टेट, यार ये चीज़ मैंने कई बार बताई है, बायो में जहाँ भी आगे ए देखने को मिल जाए ना, ए लेटर, उसका मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, तो यानी कि ए सेप्टेट में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, वो सेप्टा होता है। सेप्टा का मतलब होता है लाइक कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट्स, जैसे कि ये है, ये हमने बनाया हुआ है, ये हमारा एक हाइफा है, तो अब इसमें अगर ऐसे करके कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेप्टेट। ठीक है, अब वहीं एक धागा ऐसा मिलता है हमें जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही न्यूक्लियस है और यहाँ पे ऐसे कोई भी कंपार्टमेंट नहीं बने हुए हैं, तो ये क्या हो गया, ए सेप्टेट। इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं सेप्टेट, सेप्टा, और अगर जहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे सेप्टेट, और जहाँ पे नहीं प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे ए सेप्टेट। अब सेप्टेट कहाँ मिलते हैं, सेप्टेट मिलते हैं हमें मल्टी सेलुलर में। ठीक है, और ए सेप्टेट मिलते हैं हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सियोनोसिटिक में। ठीक है, क्वानोसाइट भी कहते हैं इसे। प्रोनाउंसिएशन पे इतना नहीं जाना चाहिए हमें बायो में। ठीक है,
तो यहाँ पे बात होगी हमने क्या क्या बात कर ली। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सेल वोल्काइट इनकी बनी होती है, हाइफे और माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं। हाइफे दो तरह के हो सकते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएटेड वो यस सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि एसेप्टेट यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में गोल्गी बॉडीज़ यहाँ पे इतना समझ नहीं आएगा, सेल चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये सब मैंने, आप ये सोच रहे होंगे कि लिखा क्यों है फिर, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं और मैंने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो मुझे इतना समझने में दिक्कत नहीं होगी, तो मैं एक चीज़ को एक साथ लिखती हूँ। अब जैसे कि हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर्स पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में जब मैं वन शॉट बनाया करूँगी, वन शॉट में क्या होगा कि 1 से 1.5 घंटे में, या चैप्टर पे डिपेंड करता है, उतने में हम एक सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि बस हम चीज़ों को भगाएंगे, कुछ समझाएंगे नहीं, अच्छे से करवाएंगे, बस थोड़ा सा फास्ट। ठीक है, लेकिन हर पॉइंट कवर करेंगे, तो वहाँ पे आपको भी मेरी तरह चीज़ें पता लगेंगी कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन अभी ये चीज़ आपने पढ़ी नहीं है और इस चैप्टर में पढ़नी भी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में ये सब सेल चैप्टर के वो हैं, ये अभी नहीं करने। अब रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बारे में तो हमें पढ़ना है यहीं पे। रिप्रोडक्शन के बारे में तो सबको पता होगा, मैंने इतनी बार डेफिनेशन बताई है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं स्पोर्स और अलग अलग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, तो उसको पढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वो 2-3 तरीक़ों से करते हैं, 2-3 तरह से करते हैं, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग वेज में कह सकते हैं हम। सबसे पहले ये बनाते हैं स्पोर्स कौन से, जू स्पोर्स। अब ये हमें ना प्लांट किंगडम में भी काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं, ये तो हमें पता है, तो ये बनाते हैं जू स्पोर्स। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब जू स्पोर्स क्या होते हैं, जू स्पोर्स इसके लिए हम समझ सकते हैं, जू स्पोर्स, जू आ रहा है, जू में जो एनिमल्स होते हैं वो चलते फिरते भी तो हैं, घूमते हैं आराम से। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल, अब मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब आपको समझ आ चुका होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मतलब लाइक हर वीडियो में ये बात बताई है, मोटाइल नॉन मोटाइल। तो मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट शो कर सकते हैं, और नॉन मोटाइल होते हैं जो मूवमेंट शो नहीं करते। ठीक है, तो मोटाइल का मतलब जो मूवमेंट करते हैं, तो हमें पता है जो जू में रहते हैं भाई वो मूवमेंट करते हैं, तो जू स्पोर्ट्स भी मूवमेंट करेंगे, मोटाइल होंगे। ठीक है, ये होते हैं मोटाइल। ठीक है, मतलब ये चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इनके पास भी 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इन्हें बाई फ्लैजुलेट कहते हैं। फ्लैजुला का मतलब तो समझ आ गया होगा, पिछली वीडियो में बताया था। फ्लैजुला लाइक मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और अगर फ्लैजुला का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो वो सेल चैप्टर में आएगा। ठीक है, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये होते हैं एंडोजीनस। अब एंडोजीनस स्पोर्स क्या होते हैं, अब थोड़ी बात तो आपको नाम से ही पता चल गई होगी। एंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा स्पोर है ना वो अंदर है, और उसके बाहर कुछ स्ट्रक्चर है वो किसी चीज़ से कवर्ड है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं, हम मैंगो खाते हैं। ठीक है, मैंगो में क्या होता है कि अंदर सीड होता है, बाहर फ्रूट होता है। ठीक है, तो यानी कि सीड किस चीज़ से कवर है, फ्रूट से, तो हम कह सकते हैं कि वो एंडोजीनस है। मतलब अभी उस चीज़ पर नहीं जाना, मैं सिर्फ जस्ट इमेजिन करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये स्पोर भी ऐसे होते हैं, स्पोर को हम मान सकते हैं वो गुठली। ठीक है, और जो हमारा बाहर का फ्रूट होता है, जो पल्प जिसे कहते हैं, वो हो गया हमारा बाहर का स्ट्रक्चर जिससे वो कवर है। तो ऐसे ही हमारा स्पोर होता है। अब वही जू स्पोर है, जू स्पोर मोटाइल है। अब मोटाइल का मतलब मूवमेंट, तो मूवमेंट कराने में कौन हेल्प करता है, फ्लैजुला। तो इनके पास में 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, और स्पोर होता है एंडोजीनस। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है स्पोरेंजियोस्पोर्स। एक तो हमने पढ़ लिए जू स्पोर, दूसरे आ जाते हैं हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब ये उससे बिल्कुल उल्टे होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये चल फिर नहीं सकते बिल्कुल भी, वही इनके पास में मूवमेंट करने की एबिलिटी नहीं है। अब मूवमेंट कौन कराता है, वो मूवमेंट कराता है हमारा फ्लैजुला। तो जब ये मूवमेंट ही नहीं करते तो फ्लैजुला नहीं प्रेजेंट होगा ना, कॉमन सेंस।
कर लेते हैं, कभी कभी यूज़ करना चाहिए भाई। अब हाँ वो बात अलग है कि सेंस है ही नहीं, बट इट्स ओके। तो उसके बाद में ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। स्पोर्स जो हैं वो इनके भी एंडोजीनस ही होते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया एक स्ट्रक्चर होता है, फंगस में प्रेजेंट होता है, लाइक इस तरीके से कुछ। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कोनिडिया कहते हैं इसे, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरी राइटिंग से कुछ प्रॉब्लम है तो आई एम सॉरी, क्योंकि सुधर तो नहीं पाएगी अब, मजाक करें। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से लिखूँ, बट लाइक आई एम अ डॉक्टर, तो मेरी राइटिंग अभी एज अ डॉक्टर तब भी बहुत सही है, बट कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि इम्प्रूव करेंगे। सो यस, कोनिडिया भी हो गया। कोनिडिया जो होते हैं, हाँ, कोनिडिया नॉन मोटाइल होते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ कौन मोटाइल था, जू स्पोर्स, ठीक है। बाकी सब नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर ही हैं। एंडोजीनस होंगे ये भी, ठीक है। और बेसिपेटल गम, बेसिपेटल गम लाइक आप समझ सकते हैं बेस से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। पेटल का मतलब होता है पत्तियाँ, ठीक है, कलरफुल जो पत्ती होती है, तो ये पत्तियों के बेस पे लगे होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब ये तो बात थी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें होती है, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? प्लाज्मोगेमी में हमें ये पता है कि सेल का एक जो कहते हैं जनरल स्ट्रक्चर, वो तो हमें पता है कि एक साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल में डिफरेंस ये होता है कि सेक्सुअल में गैमीट्स फॉर्म होते हैं जबकि ए सेक्सुअल में नहीं होते। तो अभी ये समझते हैं, जैसे कि हमारे पास में दो सेल्स हैं, ठीक है। ये दो सेल्स हैं, इनके अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, दो स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट होता है हमारा प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है हमारा कैरियोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी में हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जबकि कैरियोगेमी में हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ये चीज़ याद कर लीजिए, काम आएगी। जो न्यूक्लियस है उसको हम कैरियो वर्ड यूज़ करते हैं न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हमारे पास में दो सेल्स हैं। प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी यानी कि पहले इनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ करेगा। ये अभी दो अलग अलग सेल्स हैं, ये पास में आएंगे और फिर ऐसे ऐसे इनकी सेल वॉल जो है वो टूटेगी और ये एक दो सेल से हमारा एक ही सेल बन जाएगा बड़ा सा। इज इट लुकिंग लाइक अ हार्ट, बट इट इज़ नॉट अ हार्ट, ठीक है। तो ये दो सेल्स ने मिलके एक सेल बना लिया, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर न्यूक्लियस तो दो ही हैं। अब मेरे हेल्प करने के लिए कोई है नहीं तो मैं यहाँ पे दो न्यूक्लियस का भी कुछ करके दिखाती, ठीक है। तो अभी आप ये इमेजिन करिए कि जो दोनों सेल्स हैं, दोनों सेल्स मिलके एक सेल में आ गए हैं, मतलब दो सेल्स ने मिलके एक सेल बना लिया, ठीक है। लेकिन इनके पास में अभी भी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि कैरियोगेमी नहीं हुई है। कैरियोगेमी में मियोसिस होता है और जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे प्लाज्मोगेमी हो गई है, दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेज आएगी डाइकैरियोन। डाइकैरियोन मतलब मैंने अभी कैरियोन को बुलाया, क्या जो न्यूक्लियस है उसके लिए हम कैरियोन वर्ड यूज़ करते हैं। और तो यहाँ पे अभी हमारे पास में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे डाइकैरियोन। डाई का मतलब दो, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी में क्या होगा कि डाइकैरियोन स्टेज आएगी, यानी कि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब उसके बाद में आती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में मेयोसिस होएगी, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये सब तो पूछा नहीं जाता, अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये अलग अलग तरीके हैं कि कैसे हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो फंगस है उसकी बेसिक बातें हो गई, ठीक है। लेकिन अभी जो फंगस है उसकी कुछ क्लासेस हैं, हमने क्लासीफाई किया है फंगस को कुछ बेसिस पे। तो वो कौन कौन से बेसिस है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मॉर्फोलॉजी का मतलब भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। मॉर्फोलॉजी मतलब जो हम बाहर के स्ट्रक्चर देख के
कुछ बताते हैं कि ऐसा है, मतलब बाहर से दिखने में ऐसा है या ऐसा है। मॉर्फोलॉजिकली हमें अलग से चैप्टर भी पढ़ना है, दिया हुआ है क्लास 11th में, क्लास 11th बायो में। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब जैसे कि हमने देखा है एक प्लांट, ठीक है, फ्लावर देखा एक, तो अब हमें वो फ्लावर बहुत अच्छा लगा, तो जैसे कि रोज़ ले लेते हैं या सनफ्लावर लेते हैं, ठीक है, सनफ्लावर देखा हमने, तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के क्या कह सकते हैं कि ये जो फ्लावर है ये बाहर से इसके बहुत सुंदर सुंदर सी पेटल्स हैं येलो कलर की, ठीक है, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। और सनफ्लावर किस चीज़ में यूज़ होता है, सनफ्लावर ऐसा है, सनफ्लावर ऐसा है, तो हम ये सब चीज़ें बताएंगे बाहर से देख के, तो उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर हम उसको उसकी चीरा फाड़ी करके उसको अंदर से देखेंगे तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। दो चीज़ होती है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ आ गया। तो अभी हमने जैसे फ्लावर का एग्जांपल लेके बताया, वैसे ही हमने जो फंगस को क्लासीफाई किया है उसके कुछ बेसिस लिए। उसमें हमने पहला बेस ये लिया कि हमने जो माइसीलियम पढ़ा था, जो धागेदार धागों का गुच्छा पढ़ा था, और उन धागों को क्या कहा था, हाइफे। तो वो जो धागेदार गुच्छा था जिसे हमने माइसीलियम कहा था, उसको बाहर से देख के जो हमें अलग अलग मतलब क्लासेस डिवाइड किया, तो हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम को देख के क्लासीफाई किया फंगस को कुछ अलग अलग क्लासेस में, कुछ टाइप्स में, स्पोर्स को देख के, फ्रूटिंग बॉडीज़ को देख के, ठीक है। अब हम एक एक करके वो क्लासेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं कुछ टाइप्स पढ़ाती हूँ किसी चीज़ के या क्लासेस पढ़ाती हूँ तो मैं टेबुलर फॉर्म में पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं अपने नोट्स में टेबल बना के भी रखती हूँ। टेबल बनाने से क्या होता है कि हमें चीज़ें ना अच्छे से याद हो जाती है और चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो हमारे पास में 4-5 क्लासेस होती हैं, ओमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है। बढ़ना हमने इसमें वही है जो हम पीछे बढ़ के आए हैं, बस अब हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, और इसलिए मैंने वो चीज़ पहले समझाई थी, अब आपको ईजिली समझ आ जाएंगी बातें, ठीक है। अब माइसीलियम हमने पढ़ा था, 2 तरह का होता था, सेप्टेट, ए सेप्टेट। सेप्टेट क्या होता था, कंपार्टमेंट्स होते थे, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो ओमाइसिटीज़ है उसका जो माइसीलियम होता है वो होता है ए सेप्टेट। ए सेप्टेट मतलब उसके अंदर जो सेप्टा थे वो एब्सेंट थे। सेप्टा क्या थे, मैंने कुछ बना के दिखाया था, अगर याद हो ध्यान से सुनाओ, ऐसे ऐसे करके कुछ कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, इन्हें हमने सेप्टा कहा था। तो ये होते हैं ए सेप्टेट। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, इनमें ऐसा होता है सिंपल, ठीक है। अब जाइगोमाइसिटीज़ में भी जो माइसीलियम है वो ए सेप्टेट है, एस्कोमाइसिटीज़ में सेप्टेट है, बेसिडोमाइसिटीज़ में भी सेप्टेट है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में भी सेप्टेट है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये याद कर सकते हैं कि जो ओमाइसिटीज़ है और जाइगोमाइसिटीज़ बस इनमें ये सेप्टेट है, बाकी सब में सेप्टेट है। सेल वॉल की बात करते हैं, मैंने बताया था कि सेल वॉल जो होती है फंगस की वो होती है काइटिन की, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन तो हर जगह देखने को मिलते हैं। तो सबकी जो सेल वॉल है काइटिन की बनी हुई है, बस एक क्लास है जो है ओमाइसिटीज़, इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोसिक है, यानी कि ये थोड़ा थोड़ा प्लांट लाइक फीचर शो कर रहा है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनमें सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो प्राइमरी माइसीलियम है वो सब में डोमिनेंट होता है, प्राइमरी माइसीलियम सब में डोमिनेंट होता है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी माइसीलियम को देखें तो वो सिर्फ बेसिडोमाइसिटीज़ में डोमिनेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी माइसीलियम सब में सारी क्लासेस में डोमिनेंट है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी माइसीलियम की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ बेसिडोमाइसिटीज़ में डोमिनेंट है। बेसिडोमाइसिटीज़ का अगर मैं थोड़े सा बताऊं तो बेसिडो जो हम मशरूम खाते हैं, मशरूम्स जो खाते हैं वो होते हैं बेसिडोमाइसिटीज़ में। और मैं बता दूँ, जब हम मशरूम खाते हैं ना, मशरूम की अलग अलग चीज़ें खाते हैं, अलग अलग डिशेस, तो वो मशरूम भी ना फंगस है, ठीक है। लेकिन हाँ वो एडिबल फंगस है, ऐसा डरने की बात नहीं है। तो बेसिडोमाइसिटीज़ में आते हैं फंगस। एंड यू कैन टेल मी
कि किस किस को फंगस कह रही मशरूम्स पसंद है, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। तो अब यहाँ तक बात हो गई हमारे सेकेंडरी माइसीलियम की। उसके बाद में आ जाते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। जू स्पोर्स की बात कर रहे थे, जो मोटाइल होते हैं, जो चल फिर सकते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? तो oomacetes में जू स्पोर्स मिलते हैं। स्पोरेंजियो स्पोर्स पढ़े थे, जो मोटाइल नहीं होते, ठीक है, जाइगोमाइसीटीज की तरह ही जू स्पोर्स की तरह ही होते हैं, बस वो चल फिर नहीं सकते। तो जाइगोमाइसीटीज में स्पोरेंजियो स्पोर्स मिलेंगे। एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, कोनिडिया। तो एस्कोमाइसीटीज में कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। जो बेसिडोमाइसीटीज है वो सिंपल वही फ्रेगमेंटेशन करता है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी कोनिडिया प्रेजेंट है। अब देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oomacetes में होता है हमारा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। जाइगोमाइसीटीज में भी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और कॉपुलेशन भी होती है, ठीक है। एस्कोमाइसीटीज में होती है हमारी कॉन्जुगेशन और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। बेसिडोमाइसीटीज में होती है हमारी सोमेटोगैमी। ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है, एब्सेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब आप कहोगे कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं समझा रही हूँ, क्या होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, कॉपुलेशन, ये सब ना सेल चैप्टर में आएगा। और फिर अगर मैं अभी बता दूँगी तो वहाँ पे पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको। लेकिन मैं इनमें से एक चीज़ के बारे में बता देती हूँ, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हमारे पास में दो सेल्स हैं, या कह लेते हैं दो ऑर्गेनिज्म है, दो फंगस हैं। एक स्ट्रक्चर होता है सेल में जिसको हम कहते हैं पिलाई, ठीक है। अब मैं ये चीज़ इसलिए ही नहीं बता रही थी क्योंकि जो पिलाई का स्ट्रक्चर है वो हमें पढ़ना है सेल चैप्टर में, अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो पिलाई लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ना एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर आता है, तो सेल के अंदर से ये सेल की मॉडिफिकेशन होती है, कह सकते हैं। तो अब ये हमारे पास में दो सेल्स हैं, ठीक है, दो सेल्स हैं। एक सेल में ये पिलाई आएगा, पिलाई क्या करेगा, दूसरे सेल में इस वाले सेल का यार मतलब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है या तो वो ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब फ्यूज कर जाए ऐसे ही। तो ये जो एक सेल से पिलाई निकलेगा, पिलाई बाहर निकला, दूसरे सेल में, ये एक सेल है, यहाँ से पिलाई निकल रहा है, ये दूसरा सेल है, पिलाई निकला, पिलाई ने क्या किया, ये दूसरे सेल में इसका ये एक इंजेक्शन की तरह समझ लीजिए आप। इंजेक्शन में क्या करते हैं डॉक्टर्स, दवाई सी भरते हैं, लिक्विड या मतलब वो जो दवाई सी होती है। तो पिलाई क्या करता है, जो आप समझ सकते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। ये सेल था एक, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, पिलाई इसी की मॉडिफिकेशन है इस सेल की। पिलाई एक इंजेक्शन की तरह वर्क करेगा। पिलाई क्या करेगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको अपने अंदर भर लेगा, ठीक है। अब ये दूसरा सेल है, पिलाई क्या करेगा, ये दूसरे सेल में जाके वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे कि डॉक्टर्स हमारे इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर वो जो दवाई है वो ही तो ट्रांसफ़र करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फालतू में थोड़ी ना इंजेक्शन लगाते हैं, नीडल जाते हैं निकाल लेते हैं, कुछ दवाई जाती है ना अंदर। तो ऐसे ही ये जो दूसरा सेल है ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कॉन्जुगेशन। इस चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी इस साल चैप्टर में, क्योंकि अभी पिलाई का स्ट्रक्चर भी इतना नहीं पता और बाकी चीज़ें भी हैं यार, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि बहुत अलग हो जाएगा यार, फिर उसके लिए अलग से चैप्टर दिया ही क्यों है, ये भी तो सोचिए। क्योंकि साल चैप्टर अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है, ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, तभी तो इतना टाइम लग रहा है। तो आप ये समझ लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी आप थोड़ा थोड़ा नाम याद रख लीजिए, उसके बाद में साल चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे एक एक करके, ठीक है। अब उसके बाद में अगली चीज़ आती है सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स किसके पास होंगे यार, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हीं के पास में होंगे। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं उनके पास में सेक्स ऑर्गन क्यों होंगे, उसका क्या काम होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सब में होती है, बस ड्यूटेरोमाइसीटीज को छोड़ के, ठीक है। तो यानी कि सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो हमारे ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी नहीं होंगे, ओके। अब बाकियों में देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा oomacetes है उसमें होगा ooगोनियम और एंथीरिडियम, ठीक है। एंथीरिडियम, एंथर वर्ड हम
मेल फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए यूज़ करते हैं एंथर। और इस चीज़ को पता है हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो है +2 का चैप्टर, +2 बायोलॉजी का चैप्टर 2, ठीक है। वहाँ पे ना हमें यही पढ़ना है, मतलब फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे फ्लावर का। फिर देखेंगे क्या होता है, हमारा एक होता है, क्या कहते हैं उसे, मेगा मेगास्पोरेंसिस, नो 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 नो, तो आई डोंट रिमेंबर दैट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड, लाइक कुछ बार कई बार होता है ना कि हमें चीज़ें याद होती हैं बस वो वर्ड याद नहीं आ रहा होता। तो हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं अगर किसी ने +2 का वो चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। मुझे चीज़ याद है लेकिन मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा। तो +2 में हमें पढ़नी है वो चीज़। तो वहाँ पे एक आएगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, जिसको हम कहेंगे एंथर। तो एंथर याद रख लीजिए, मेल फ्लावर का कुछ एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे एंथ्रीडियम प्रेजेंट होंगे, ओगोनियम प्रेजेंट होंगे। ओगोनियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कुछ है ये, एंथ्रीडियम ओगोनियम, ठीक है। ओमाइसिटीज़ में, जाइगोमाइसिटीज़ में एब्सेंट होते हैं, प्लस माइनस स्ट्रेन होता है, पढ़ना है हमें साल चैप्टर में। ये चैप्टर में काफ़ी चीज़ें हैं साल चैप्टर से। एस्कोमाइसिटीज़ में एंथ्रीडियम, एस्कोगोनियम। एंथ्रीडियम तो मेल का ही पार्ट है, एस्कोगोनियम हमारा फीमेल का पार्ट है। बेसिडोमाइसिटीज़ में भी एब्सेंट है, प्लस माइनस स्ट्रेन आएगा, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में तो है ही। फिर उसके बाद में सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से बनते हैं, वो जो हमने पढ़े थे ना, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, वो थे ए सेक्सुअल स्पोर्स, कन्फ्यूज नहीं होना, ये आएंगे सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद बनेंगे। तो अब देख लेते हैं, ओमाइसिटीज़ में ओस्पोर, ओ याद रख सकते हैं। जाइगोमाइसिटीज़ में जाइगोस्पोर, जाइगो याद रख सकते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर एस्को याद रख सकते हैं। बेसिडोमाइसिटीज़ में बेसिडोस्पोर, बेसिडो याद रख सकते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में तो एब्सेंट है, काफ़ी चीज़ें एब्सेंट है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में तो, ठीक है। अब उसके बाद में साइट ऑफ म्योसिस कहाँ हो रही है, ओमाइसिटीज़ में म्योसिस होएगी ओस्पोर के अंदर, जाइगोमाइसिटीज़ में जाइगोस्पोर के अंदर, एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर नहीं लिखना, एस्कस लिखना है, ठीक है, लेकिन रिलेटेड तो उसी से है। ऐसी बेसिडोमाइसिटीज़ में बेसिडो नहीं लिखना, बेसिडियम लिखना है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में तो वही एब्सेंट ही है, ठीक है, क्योंकि म्योसिस क्यों है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रही, ठीक है। अब उसके बाद में एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से ही मेन क्वेश्चन बनता है। तो ओमाइसिटीज़ के एग्जांपल हैं फाइटोप्टैन, एल्ब्यूगो। जाइगोमाइसिटीज़ में आ जाएंगे राइजोपस, म्यूकोर, ठीक है, म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज़ में मोरल, ट्रफल, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोर, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। अब मैं अभी इनके बारे में डिटेल में बात करूँगी, एक मिनट पहले मैं सबके बता देती हूँ। बेसिडोमाइसिटीज़ में यूस्टिलागो, प्यूसिनिया, एगेरिकस, एगेरियसिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में ट्राइकोडर्मा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करनी थी इसकी, जो हमारे मोरल्स और ट्रफल्स होते हैं ये होते हैं एडिबल फंगस, ठीक है। एडिबल का मतलब सबको पता होगा, एडिबल का मतलब जिस चीज़ को हम खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों ने वो चीज़ देखी होगी, एक कलर आता है जो हम फूड में डालते हैं कलरिंग के लिए, उस पर लिखा होता है एडिबल, ठीक है। एडिबल का मतलब खा सकते हैं, ये वैसे होली वाला कोई रंग नहीं है, नुकसान नहीं देगा। तो एडिबल होता है वो, उसको हम कहाँ कहाँ डालते हैं यार, बड़ी अलग अलग चीज़ों में डालते हैं, जैसे कि ऑरेंज राइस बनते हैं प्रसाद वगैरह में, उसमें डालते हैं, या चिली पोटैटो में भी डलता है, और जो बूंदी का प्रसाद होता है हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, उसमें भी डलता है, अलग अलग जगह। तो ये जो मोरल्स और ट्रफल्स होते हैं ये ना एडिबल होते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं ट्रफल्स एंड मोरल्स, ठीक है। फंगस वाले तो ट्रफल वो आ रहे हैं आजकल चॉकलेट वाले, वो नहीं होते, कहीं सोचो हाँ जी ये है नहीं, वो तो ऐसे ही हम बेकरी प्रोडक्ट है, ठीक है। क्लेविसेप्स भी यूज़ होता है अलग अलग जगह। न्यूरोस्पोरा पढ़ा है इनके बारे में, और पढ़ना भी है। पेनिसिलियम, भैया ये तो हमें पता ही है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक वगैरह का जो होता है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। एस्परजिलस नाइगर एक
एस्परजिलस नहीं करो कहाँ यूज़ होता है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे तो पता है, लेकिन क्या आपको पता है? नहीं पता तो ये होमवर्क है। मैं बीच बीच में ऐसे ही होमवर्क देती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो। एस्परजिलस नाइगर, मैंने हिंट भी दे दी है, एस्परजिलस खाली नहीं, एस्परजिलस नाइगर को सर्च करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, आपको याद होगा, मेरे को तो याद है। तो हाँ, यहाँ पे हमारा फंगस जो एक वेरी वास्ट किंगडम था वो ख़त्म होता है। कितना टाइम लगा हमें यार? 34 मिनट्स, 35 हो गए। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लगा हमें फंगस को ख़त्म करने में। तो हमने पूरा फंगस ख़त्म कर दिया। अब अगर आप अदर वीडियोस देखेंगे तो वो फंगस को ही 2 से 3 घंटे में पढ़ाया हुआ है। पढ़ाई यही चीज़ है, लेकिन भाई वही बात है कि उनके पास में फैसिलिटी है, बोर्ड वगैरह के लिए, स्मार्ट बोर्ड एंड अदर थिंग्स, तो वो लोग भाई करते हैं वही चीज़ बार बार रिपीट। बट याद तो आपको ही करना है, आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, और देखते हैं, इफ़ यू ऑल सपोर्ट मी देन आई विल ऑल्सो बाय अ स्मार्ट बोर्ड फॉर यू। एंड लेकिन हाँ, मैं क्वेश्चंस वगैरह सब प्रोवाइड कर पाऊँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस बनेंगी चैप्टर्स पे। अभी मेरी प्लानिंग है वो ये है कि पहले मैं डिटेल में हर चैप्टर की वीडियो डालती हूँ, हर चैप्टर की वीडियोस बनाती हूँ, +1 +2। ठीक है, बायो की अभी और सब्जेक्ट का तो नहीं पता, तो बायो की बनाऊँगी। उसके बाद में फिर मैं 1 शॉट लेके आऊँगी। 1 शॉट लाइक अभी मैंने बताया है 1 से 1.5 घंटे में, चैप्टर पे डिपेंड करता है, कुछ आधे घंटे में भी जाने वाले चैप्टर है, तो उनमें मैं रिवीजन करवाऊँगी। पर पहले आप ये वीडियोस देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनाती रहती हूँ मैं हर चैप्टर की, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। जो भी चैप्टर पढ़ना हो प्लेलिस्ट देखिए और पढ़ लीजिए। उसके बाद में फिर 1 शॉट आएंगी, और मतलब इसके बाद में 1 शॉट का बता दिया। 1 शॉट के बाद में मैं ना साथ साथ में 1 शॉट के साथ साथ में मैं शॉर्ट्स भी डालती रहूँगी। शॉर्ट्स में मेरे पास में काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं चीज़ को याद करने की, तो मैं शॉर्ट्स में वो चीज़ें बताऊँगी। 1-1 सेकंड या एक मतलब जो शॉर्ट्स में कितना टाइम होता है 10-15 सेकंड, उसमें 1 मिनट में छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करती रहूँगी। मतलब टॉपिक्स को 1-1, 2-2 मिनट में कवर करूँगी। उसके बाद में मैं लेके आऊँगी क्वेश्चन सीरीज़ में हम अगर हम CBSE के लिए लें, CBSE बोर्ड के लिए, या CBSE जो होता है 11th में तो बोर्ड नहीं होता ना, तो उसके लिए उसके PYQs और नीट के भी PYQs अलग अलग वीडियोस में। ठीक है, तो ये मेरी प्लानिंग थी। अब देखते हैं कब तक हो पाएगा ये सब, लेकिन हो ज़रूर। एंड yes, thank you so much. If you like my video, then please press the like button and share with your friends, and share your opinion in the comment box, and let me know what should I improve in my videos, and on which area I should do some more thing for you all. And please tell me what do you want from me other than these things. And yes, बस इतना ही। If you need my notes, need my handwritten notes, then you can comment and let me know. Then I will provide you a PDF of my handwritten notes, बिकॉज इट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मॉड्यूल्स चाहिए तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं। लाइक आकाश के मॉड्यूल हैं अभी मेरे पास में, तो और जो अभी वाले हैं, लाइक मतलब ऐसे नहीं कि बहुत पुराने टाइम के, अभी के जो हैं रिसेंटली, वो मेरे पास में आकाश के मॉड्यूल हैं। तो आप PCB के, ठीक है, PCB के हैं, मैथ्स के नहीं हैं। तो PCB ऐसा नहीं है सिर्फ बायो के प्रोवाइड करूँगी, मैं बायो पढ़ाती हूँ, नहीं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के पास में मेरे मॉड्यूल, तीनों के मॉड्यूल्स हैं मेरे पास में। तो अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी बातें पढ़ाई से रिलेटेड। अब अब बात करते हैं अगली वीडियो में क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम कर लिया, मोनेरा कर लिया, प्रोटिस्टा कर लिया, और आज हमने फंगस भी कर लिया। अब क्या बचता है? अब हमारा बचता है यार, अब क्या बचता है हमारा जी। तो अब हमारे बस छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं। एक बचा हमारा वायरस वाला, ठीक है, वायरस के बारे में
चलो कल ही बताऊँगी अगली वीडियो में। वायरस बचाओ और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बची है, इसमें लाइकन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उसे अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी कि अगली वीडियो तक हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है इस चैप्टर की। तो यस, उसके बाद में कौन सा चैप्टर लेके आए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिस पे मैंने अभी तक नहीं बनाई है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू अगेन फॉर viewing my video, and please show some support because it really needed and it really meant. Yeah, thank you.